रिबॉर्न इन नॉवल एपिसोड 1। रजत एयरपोर्ट पर खड़ा अभी भी यह सोच रहा था कि शायद घर से किसी का फोन आए उसके पास, शायद अक्षरा उसे एक बार कॉल कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हताश होकर रजत हांगकांग चला जाता है। 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में रजत ने किसी से कांटेक्ट नहीं किया था। वो ऑफिस में सब में कांटेक्ट में रहता था, लेकिन घर के किसी मेंबर को उसने कोई कॉल नहीं किया था, क्योंकि जब किसी को उसकी नहीं पड़ी थी तो उसने भी अब सबसे मतलब काम ही कर दिया था। लेकिन आज भी वो अक्षरा के लिए तड़पता था, उसके प्यार के लिए, उसकी बाहों के लिए, उसके सुकून के लिए। इस 1.5 महीने में रजत शायद 1 या 2 घंटे के लिए सोता था। खाना कब खाना है, नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ ऐसे उसने छोड़ ही दिया था। रजत की हालत इस वक्त ऐसी हो गई थी कि कोई उसे देख लेता तो पहचान ही नहीं पता कि यह सच में वही रजत है, एलिल, जिसकी एक आंख पर देखने से इंसान करके मर जाता था। आज रजत से रहा नहीं जाता तो वो अक्षरा को वीडियो कॉल लगा देता है। अक्षरा उसी वक्त अपना फोन हाथ में ली रजत की फोटो देख रही थी। अचानक से वो फोटो स्लाइड करती है, तभी कॉल आने की वजह से वो कॉल अटेंड हो जाता है और 1.5 महीने बाद अक्षरा को अपने सामने देखकर बचत की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं रजत की ऐसी हालत देखकर अक्षरा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह उसका रजत है। कि ऐसी हालत देखकर अब अक्षरा को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने इतना गुस्सा किया कि रजत घर से इतनी दूरी बनाकर बैठा है, ना वो घर आता है, ना किसी से बात करता है और ना ही वो इंडिया वापस आ रहा था। अक्षरा खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, ये क्या हालत बना रखी है तुमने, अपनी खाना भी नहीं खाते टाइम से। रजत सिर्फ अक्षरा को देखने में बिजी था। अक्षरा की आवाज सुनकर वह हड़बड़ा जाता है और उस और बड़ा हाथ में रजत के हाथ से फोन छूटकर बेड पर गिर जाता है। रजत जल्दी से फोन उठा कर सामने करता है, जहां अभी भी अक्षरा दिखाई दे रही थी। रजत अक्षरा की तरफ देखकर कहता है, किसके लिए खुश रहो, इसके लिए खाना खाऊं, किसके लिए घर वापस आऊंगा जब किसी को मेरा पढ़ाई नहीं है। अच्छा जी बताओ बेबी कैसा है, डॉक्टर ने क्या बताया, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, तुम अपना ख्याल रखती हो ना। मेरे सामने होने से तुम्हें तकलीफ होती थी, इसलिए मैं तुम्हारी नज़रों से दूर हो गया। अब तो खुश रहती होगी ना, तुम गुस्सा तो नहीं करती ना। तुम्हें पता है मैंने अपनी हर एक कंपनी से फीमेल एम्प्लॉयज को हटा दिया है। कोई भी बिजनेस पार्टनर अगर अपनी बेटी या वाइफ को लेकर मीटिंग में आता है तो मैं उनके साथ कोई डील नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें इनसिक्योर नहीं करना चाहता। वैसे भी हमारा रिश्ता जिस मोड़ पर इस वक्त है, एलिल, मेरा खुद पर से विश्वास उठ रहा है। सोना, या तो मुझे संभालो सोना, क्योंकि अगर मैं टूट कर बिखर गया ना, तुम्हें कभी जुड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद को खत्म कर लूंगा। नहीं बर्दाश्त थोड़ा मुझे तुम्हारा यह इग्नोर करना, तुम्हारी यह बेरुखी, कमरे से दूसरे कमरे में जाकर रहना, मेरे सामने ना आना। मेरी रहने ना रहने से मैं कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे संभालो प्लीज यार। अक्षरा रजत की तरफ देखती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रिंक भी करने लगे हो। हाँ करने लगा हूँ, ड्रिंक नहीं मैं स्मोकिंग भी करता हूँ। और कभी कभी जब मुझे नींद नहीं आती ना, तुम्हें एक साथ नेट की कई सारी गोलियां खा लेता हूँ। एक किसी दिन मेरी नींद ना खुले और मैं इस दुनिया को अलविदा कहूँ, लेकिन मौत भी मुझे अपने पास नहीं बुलाना चाहती। इसीलिए अगर आज मैंने ड्रिंक नहीं किया होता ना, तो शायद मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाता। एक टूटा हुआ आदमी किसी को क्या ही जोड़ने की कोशिश करेगा। वैसे भी मेरी दुनिया, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ तो तुम हो, और तुम तो मुझे इस तरह नाराज होकर बैठी हो कि मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सोना, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि कोई भी दीपाली जाकर उसे तोड़कर चली गई? सच में इतना कमजोर था कि दीपाली की एक चल ने हम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करके रख दिया। तुम फिक्र मत करो, मैं वापस नहीं आऊंगा। अब मैं हमेशा के लिए यही बस जाऊंगा। मुझे जैसे जीना है मैं जी लूंगा, बस तुम खुश रहना। मेरा परिवार भी तुम्हारे साथ है, मेरे माँ बाप भी तुम्हारे साथ है, किसी को मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी सोच लिया है, मैं भी इंडिया वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। और आज आखिरी बार है जो मैंने तुम्हें कॉल किया है। आज के बाद मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, सब कुछ करूंगा, पर कभी वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूं, मैं रहूं या ना रहूं, आप सब लोग मेरे बिना भी खुश रहोगे, मेरे साथ भी खुश रहोगे। ऐसे तो अच्छा मेरे बिना ही खुश रहो, कम से कम तुम लोगों के दिमाग में कोई डाउट तो नहीं है मुझे लेकर। गुड नाइट सोना, अलविदा। ये सारी बातें करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वही कॉल की डिस्कनेक्ट होते ही अक्षरा को अपने दिल में एक दर्द का एहसास होता है। अब जाकर उसे लगता है कि उसने सजा रजत को दी थी, लेकिन उसकी सजा ने रजत को अंदर से तोड़ कर रख दिया है। अब ये रजत इतनी जल्दी जोड़ने वाला नहीं था।
पूरी रात अक्षरा यही सोचती रही उसे आगे क्या करना है वह क्या नहीं करना है, क्योंकि अक्षरा समझ चुकी थी अब इसका एक गलत कदम उसके और रजत के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यही सब सोते हुए अक्षरा को कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन में एक अलग ही कहानी चल रही थी, जहां पूर्वी मुजरिम की तरह अगस्त के सामने खड़ी थी, क्योंकि आज अगस्त ने पूर्वी को रंगे हाथों पकड़ा था उसे लड़के के साथ, और वह उसे बहुत बुरी तरीके से डांट रहा था, लेकिन उसकी दांत का कोड दिया उसे लड़के पर कोई फर्क नहीं था। तभी नील वहां आता है और उन दोनों को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है। थोड़ी देर पहले अगस्त अपने ऑफिस से आता है तो देखा है कि पूरा घर शाम था। जब वो अपने कमरे में जाने लगता है, जब वो पूर्वी के कमरे के सामने से निकलता है तो उसे कमरे से अजीब अजीब आवाज में आ रही थी। जब अगस्त अंदर झांक कर देखता है तो वह पूर्वी और उसे लड़के को उसे हालत में देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि पूर्वी गिरी हुई थी यह तो वह जानता था, लेकिन वह इतनी गिरी हुई लड़की थी यह नहीं जानता था। तभी अचानक बस जोर से कमरे का गेट बंद करता है। ये देखकर वो दोनों सकते में आ जाते हैं, और जैसे ही वो लड़का बाहर निकाल कर देखता है तो अपने सामने अगस्त को खड़ा देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अगस्त्य कौन था और कैसा था ये बात वो लड़का बहुत अच्छे से जानता था। अगस्त उसे लड़के को और पूर्वी को लेकर बाहर आता है और उन्हें हाल के बीचों बीच खड़ा करके उनसे पूछता है, तुम दोनों के अंदर शर्म लिहाज है? मुझे तो कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, ब्ला 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 ब्ला, और यहाँ किसी और के साथ तैयार कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? तुम तो औरत के नाम पर कलम को न जाने कितने आदमियों के नीचे से होकर गुजरी होगी। तू मेरे सामने इतनी सती सावित्री बनती थी कि ऐसा लगता था कि तुसी अच्छी हो, मासूम लड़की इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। तेरे चक्कर में मैं हमेशा अक्षरा को गलत समझा, तेरे चक्कर में मैं अक्षरा की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। सिर्फ तेरी वजह से आज जाकर मुझे समझ आया कि तू खुद शादी के मंडप से भाग होगी। तुझे भागने वाली अक्षरा नहीं थी तेरी वजह से मैंने उसे मासूम लड़की के साथ कितना अत्याचार किया था। उसने तेरी वजह से क्या कुछ नहीं कहा कि वह मुझसे इतनी नफरत करने लगी कि मुझे तलाक देकर मुझे छोड़कर चली गई। सिर्फ तेरी वजह से मैंने मेरी मोहब्बत को खाया था, सिर्फ तेरी वजह से उसे लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अगर रजत उसका हाथ नहीं थम था, अगर उसे अपनाता नहीं तो कहाँ दर्द की ठोकर खा रही होती। वो कभी सोचा है इस बारे में? अरे तेरा तो खुद का परिवार नहीं है तो कम से कम दूसरे के परिवार की तो इज्जत करना सीख। तूने और नीति ने मिलकर आस्था की जिंदगी बर्बाद की, तूने और नीति ने मिलकर अक्षरा की जिंदगी बर्बाद की, और आज तुम मेरी और आरोही की जिंदगी बर्बाद करने आ गई। अगस्त इस वक्त बहुत गुस्से में था। आज तक उसके अंदर जितनी बातें भरी पड़ी थी वो सब कुछ पूर्वी को सुन रहा था। अगस्त से पूर्वी की तरफ देखकर कहता है, अक्षरा भले ही मेरी जिंदगी से जा चुकी है, भले ही वो अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने जो टॉर्चर बर्दाश्त किया था ना, वो टॉर्चर वो कभी भूल पाएगी और ना ही मैं कभी भूल पाऊंगा। और वही तुम आज आरोही के साथ करने की कोशिश कर रही थी। आरोही पत्नी है मेरी, प्यार करने लगा, मुझे उसके साथ अपना रिश्ता बनाया है, मैंने उसे हर खुशी देने का वादा किया है, और अब तुझे मैं ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा कि तू जिंदगी में कभी वापस ही ना पाए। तुझे वो दर्द दूंगा मैं कि तू कभी भी अगस्त और आरोही की जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश ना कर सकेला। पूर्वी अगस्त के पास जाती और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। अगस्त उसे झटका कहता है, तू जैसी गंदी लड़की को छूकर मैं भी गंदा हो जाऊंगा, और जो भी बात करनी है ना दूर से बात कर। अगर मेरे पास आने की कोशिश की ना तो अभी यही अपने बंदूक की 6 गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा मैं, समझी? अगस्त के हाथ में बंदूक देखकर पूर्वी 4 कदम पीछे हट जाती है। वो लड़का तो जाने कब का वहां से भाग चुका था, क्योंकि अगस्त ने उसे भगाने दिया था, क्योंकि वह जानना चाहता था इन सब के पीछे और कौन कौन है, और वो लड़का यहाँ से भाग कर कहाँ जाता है, क्योंकि नील उस लड़के के पीछे था। अगस्त्य पूर्वी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें बहुत शौक है ना अपने शरीर की नुमाइश करने का। तुम्हें एक ऐसी जगह पहुंचा देता हूं जहां दिन भर में जाने कितने लोग तुम्हारे बॉडी को रोक कर जाएंगे। बहुत गुमान है ना तुम्हें अपने ऊपर, तुम्हारे इसको माँ को अगर मैं ना तोड़ा ना तो मेरा अपना भी। अगस्त्य राणा नहीं, मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हें औरतों की जो इज्जत के लायक होती है, वरना तो जैसी औरत को तो नीलम करने में भी मुझे 2 सेकंड का वक्त नहीं लगेगा। तुम्हें वहां बैठाऊंगा ले जाकर जहां 24 घंटे में 24,000 आदमी तेरे बॉडी को रो देंगे तो चीखेंगी चिल्लाएगी, लेकिन फिर भी कोई तुझे वहां छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
होगा। अगस्त अपने एक आदमी को इशारा करता है, वो पूर्वी को पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। पूर्वी रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अगस्त पर उसकी किसी बात का असर नहीं पड़ रहा था। अगस्त से जाती हुई पूर्वी को देखकर कहता है, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो पूर्वी, और अपने दिमाग में बिठा लो, कभी जिंदगी में अगर उसे जगह से निकल आए तो कभी भी भूल कर मेरे या आरोही की जिंदगी में शामिल होने की कोशिश मत करना, वरना आज तक मैं जिंदा छोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हें मौत से भी पत्थर सजा देनी है मुझे। तू भी अगस्त के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है और कहती है, एक आखिरी मौका दे दो अगस्त, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी से इस देश से बाहर चली जाऊंगी, फिर कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगी। अगस्त पूर्वी की तरफ अपनी ठंडी और कुछ साल निगाहों से देखकर कहता है, तो आज तक सिर्फ अगस्त को जानती थी। अगस्त राणा कौन है ये तूने जानने की कोशिश ही नहीं की। अगर तू अगस्त राणा के बारे में जान जाती ना, तो मेरे साथ धोखा और गद्दारी करने के बारे में तो तू सोचती भी नहीं। अगस्त राणा अंडरवर्ल्ड का एआर है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यार अपने दुश्मनों को ऐसी सजा देता है कि उसका दुश्मन दूसरा जन्म लेने से भी डरता है कि कहीं दूसरे जन्म में भी उसका सामना एआर से ना हो जाए। एआर नाम सुनकर पूर्वी की हालत खराब हो जाती है, उसकी आंखों में खौफ आता है, क्योंकि यार के टॉर्चर करने के तरीके को बहुत अच्छे से जानती थी। जाने कितने लोगों की उसने लास्ट में देखी थी, आज वो खुद उसे चाल में फंस चुकी थी। उसे नहीं पता था अगस्त राणा ही एआर है, वरना वो कभी भी अगस्त की जिंदगी में आने की कोशिश ही ना करती, कभी वो उन लोगों का साथ देने की कोशिश ना करती जो उसे अगस्त की जिंदगी में लेकर आए थे। पूर्वी समझ चुकी थी कि उसके चीखने चिल्लाने रोने से अब कुछ नहीं होने वाला। उसने अपने हाथों ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। अब पूजा ने कहाँ जाकर बैठेगी, जहाँ हर रोज जाने कितने लोग उसके बॉडी का सौदा करेंगे। यही सब सोच सोचकर पूर्वी आंसू बहा रही थी। आज उसे पछतावा हो रहा था अपनी करने का, आज उसे पछतावा हो रहा था उन लोगों का साथ देने का, आज उसे पछतावा हो रहा था कि वो एक ऐसी लड़की क्यों नहीं है जिसकी अगस्त इज्जत करता हो, तो कम से कम उसे इतनी भयानक सजा तो न देता। बॉडीगार्ड्स पूर्वी को वहां से लेकर चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद मिलकर अगस्त के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, सर हमने उसे लड़की को पकड़ लिया है और उसके साथ हम एक फैमिली मिली है, तो एक बार आप जाकर देख लीजिए कौन है, शायद आप जानते हो। कि ठीक है मैं चलता हूँ, चलो। अगस्त अपने बेसमेंट में पहुंचता है तो वहां एक फैमिली को बांध कर रखा गया था। जब अगस्त उन सबको देखा है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लोग कोई और नहीं उसके चाचा चाची थे और वो लड़का उसके चाचा का बेटा। आप लोगों ने किया ये सब कुछ, आप लोगों का प्लान था मुझे बर्बाद करने का। क्या मिलता आपको, आपको मिलता क्या मुझे बर्बाद करके? अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए था तो आप मेरे पास आ जाते, हक से मांगते मुझे किसी प्रॉपर्टी में या घर में किसी में भी आपका हिस्सा है तो मैं आपको वैसे ही दे देता। इतना गंदा खेल खेलने की जरूरत नहीं थी आप लोगों को। चाचा जी जैसे हम मांगते और तुम दे देते। अगस्त यहाँ दे देता, क्योंकि पहले वाले अगस्त में और आज के अगस्त में जमीन आसमान का फर्क है। चाचा जी दादी ने मेरे साथ जो भी कुछ किया उसके बाद मेरी आंखें खुल चुकी थी। आप हमेशा से सही थे कि मैं जो अक्षर के साथ कर रहा हूं ना, उसका फल मुझे जरूर मिलेगा, और मिला मुझे। अक्षर मुझे छोड़कर चली गई, किसी और से शादी कर ली उसने और अपनी दुनिया में खुश है, और मैं आज भी वही उसी जगह खड़ा हूँ। लेकिन अब मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए सोच लिया है, मैं शादी कर लिए किसी और से, खुश हूँ उसके साथ। और तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी बेटा, मेरे पास आ जाते ना, हक से कहते भाई इस प्रॉपर्टी में, इस घर में, इस जायदाद में तुम्हारा हिस्सा है, मुझे दे दो। मैं क्यों डर डर की ठोकर खाता फिरूं, मैं तुम्हें सब कुछ दे देता प्यार से अपनेपन से। लेकिन तुम पूर्वी जैसी नीच लड़की के साथ मिले हुए थे, यह मुझे पसंद नहीं आया। नील दिवस इन सबको खोलकर इज्जत से अंदर लेकर आओ, वहीं बैठ कर बात करेंगे। और हाँ, आरोही को फोन करके वापस मेंशन बुला लो, यहाँ का कम खत्म हो चुका है। सब लोग हैरानी से अगस्त को देख रहे थे, क्योंकि वो लोग जिस अगस्त को जानते थे वह अगस्त इतना शांत और सौम्य नहीं था। वह अगस्त तो अब तक सब कुछ जान से मर चुका होता, लेकिन आज के अगस्त में और पहले अगस्त में जमीन आसमान का अंतर है। चाचा चाची हैरान थे अगस्त के इस परिवर्तन से। सब लोग हाल में बैठे हुए थे अगस्त की सबकी तरफ देखकर। कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, आप लोग लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। कल मैंने सारा इंतजाम करने के लिए बोल दिया है। वहां पर जो मेरा बंगला है आप लोग वहीं रहोगे, और मेरा लंदन का जो भी बिजनेस है उसे शोभित संभालेगा, क्योंकि मैं लंदन नहीं जा पाता। और वैसे भी अभी मेरी नई नई शादी हुई है, तो मैं वैसे भी अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो आप सब लोग कल के कल लंदन जा रहे हैं, और आज रात आपको यही रुकिए ने खाना लगाओ। और तुमने अपनी भाभी को कॉल किया? जी सर, भाभी बस आने ही वाली है।
वहीं दूसरी तरफ हांगकांग में रजत ने खुद को पूरी तरीके से काम में डुबो दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जीने की और किसी से बात करने की सारी इच्छाएं खत्म हो गई थी, लेकिन वह जानता था कि शायद इस बार अक्षरा उसे माफ नहीं करेगी, इसलिए उसे दिन के बाद रजत ने भी अक्षरा को फोन नहीं किया था। इंडिया में अक्षरा अपनी फैमिली के पास खड़ी थी और सब की तरफ देखकर कहती है, मैं मानती हूँ रजत से गलती हुई, लेकिन वो उन्हें कर मेरा था, उसे सजा देने का हक मेरा था, तो आप सब लोगों ने उसे मुंह क्यों मोड़ लिया? आप उसकी फैमिली हो और जब अपनी ही फैमिली हमें गुनहगारों की तरह ट्रीट करने लगे, ना मन तो जिंदगी जीने का नहीं रह जाता। मैं हांगकांग जा रही हूँ, मैं जानती हूँ इस टाइम में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, पर मैं जाऊंगी क्योंकि अगर मैं अब नहीं गई ना तो मेरे और रजत के रिश्ते को मैं खुद ही बचा पाऊंगी, क्योंकि वो हम सबसे दूर होता जा रहा है और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसे सजा दूंगी, लेकिन अपनी आंखों के सामने रखकर, मेरी आंखों से दिल रहकर मैं उसे वो सजा नहीं दे पाऊंगी। अक्षरा वहां से सीधा अंकित के साथ हांगकांग के लिए निकल जाती है। इस वक्त अक्षरा के साथ राजा, अंकित, माइकल और विराज थे। विराज को भी अमेरिका से वापस बुला लिया था रजत ने, क्योंकि जब रजत इंडिया में नहीं था तो अक्षरा की सेफ्टी के लिए उसने विराट को भी बुला लिया था और अक्षरा को भी ये बात पता चल चुकी थी, इसीलिए अक्षरा विराज को भी अपने साथ लेकर जा रही थी। 16 घंटे की फ्लाइट के बाद जब अक्षरा हांगकांग पहुंचती है तो थककर बहुत दूर हो चुकी थी और हांगकांग में इस वक्त सुबह हो रही थी, इसीलिए वो सब लोग वहां से सीधा रजत के मेंशन की तरफ चले जाते हैं। जब वो लोग रजत के मेंशन पहुंचते हैं तो रजत ऑफिस जा चुका था, इसलिए रजत को नहीं पता था कि अक्षरा उसके पास आ गई है। अक्षरा कमरे में जाने से पहले उन सबको भी आराम करने का बोल देती है। वो लोग भी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अक्षरा जैसे ही कमरे में पहुंचती है, अब जाकर उसे सुकून आया था कि जहां उसका रजत था, जहां उसकी मोहब्बत थी। भले ही अक्षरा कितनी भी नाराज सही रजत से, लेकिन वो रजत के बिना रह नहीं पा रही थी। उसे रजत की बाहों में सुकून मिलता था। आज इस कमरे में रजत की मौजूदगी जानकर अक्षरा को जितना सुकून आया था ना, इतना तो उसे इंडिया में रहकर भी नहीं आया था, जब उसके अपने उसके आसपास थे, उसका पूरा परिवार उसके पास था। अक्षरा अपना बैग ऑफिस वहीं रखकर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है और पहाड़ों को देखकर कहती है, मैं यहाँ अब तब तक रहूंगी जब तक मेरे बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, और तुम्हें सजा तुम्हें दूंगी जिससे आगे से तुम कभी भी ऐसी गलती ना कर सको। अक्षरा फ्रेश होकर बेड पर लेट जाती है और उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। नीचे सारे सर्वेंट उन चारों को देखकर हैरान परेशान थे और एक औरत को इस घर में आया हुआ देखकर तभी एक लड़की जो सर्वेंट थी वो दूसरी लड़की से कहती है, यह औरत कौन थी जो सर के कमरे में चली गई? सर को तो पसंद नहीं है ना उनके कमरे में कोई औरत जाए। दूसरी, मुझे क्या पता, मैं भी तो तेरे साथ थी। दोनों विराज को देखकर शांत हो जाती हैं, क्योंकि वो दोनों जानती थी विराज रजत का खास आदमी है और वो तीनों भी रजत के आदमी थे, इसीलिए वो विराज की तरफ देखकर कहती हैं, सर जो लेडी अभी करके कमरे में गई है उन्हें वापस बुलाए ना, बनाकर सर को पता चलना तो हम सबको जब से निकाल देंगे। विराज सारे सर्वेंट की तरफ देखकर कहता है, वो लेडीज जो अभी ऊपर गई हैं वो तुम्हारे विराज सर की वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसका खास ख्याल रखना होगा तुम लोगों को। और एक बात, अगर उसकी इज्जत देने में या किसी चीज में तुम लोगों ने ही जरा सी भी लापरवाही की ना तो अपने सर के गुस्से से तो तुम सब वाकिफ होना, सब लोग हमें अपनी गर्दन हिला देते हैं। विराज और वो सब लोग बैठकर लंच करते हैं और बार बार सब रजत के कमरे की तरफ देख रहे थे कि शायद अक्षरा बाहर आए और वो लंच कर ले, लेकिन अक्षरा बाहर नहीं आती और उन चारों की हिम्मत नहीं थी कि वो उनके कमरे में जा सके, वरना रजत उन्हें जिंदा जमीन में गड़ देता। दोपहर के 3 बजे अक्षरा बाहर आती है तो देखनी है सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वो चारों अभी भी सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे। उन सबको देखने के बाद अक्षरा उन सब की तरफ देखकर कहती है, तुम सब लोग घूमने नहीं गए, यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग अक्षरा को देखकर खड़े हो जाते हैं और एक साथ रहते हैं। भाभी, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर सर को पता चल गया तो हमारी जान ले लेंगे। अक्षरा उन सब की तरफ देखकर कहती है, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, तुम लोग जो और आराम से घूम फिर कर मौज मस्ती करो। और हाँ, वैसे भी रात होने वाली है तो क्लब वगैरह चले जाना, सिंगल लड़कों को क्लब जाना पसंद है, पता है मुझे। तभी अक्षरा उन चारों की तरफ देखकर कहती है, अच्छा ये बताओ तुम लोगों की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या नहीं, या सिर्फ अपने बॉस के पीछे? जी सर, ओके सर, यही करते क्यों घूमते हो? सब लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं। अक्षरा उन सबको देखकर समझ जाती है। तभी अक्षरा अंकित की तरफ देखकर कहती है, तुम क्यों अपना सर नीचे करे खड़े हो? तुम तो शादी भी कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, फिर किस बात की शर्म?
अक्षरा की तरफ देखा है और कहता है, भाभी आपने सच बोला था, वो लड़की मेरे और मेरे परिवार के लायक नहीं थी। वो लड़की किसी और के लिए मुझे छोड़कर चली गई और जाने से पहले उसने मेरे माँ बाप को बहुत जलील किया था और मेरे घर का सारा सामान और सारा कैश जीवन सब कुछ लेकर गई। फिर भी मेरे परिवार को हमेशा फोन करके पुलिस की धमकी देती रहती है। अक्षरा हैरानी से अंकित को देखते हैं और कहती हैं, वो लड़की तुम्हारी फैमिली के साथ इतना सब कुछ करके चली गई और तुम उसका कुछ नहीं कर पाए। यार तुम अंकित हो, रजत और अक्षरा के खास आदमी, कोई पुलिस बारे में दम नहीं है कि वो तुम्हें या तुम्हारे परिवार वालों को हैप्पी लगा दे और फिर तुमसे मार करके फेंक दो ना, किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गई। वैसे भी इन जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। वो चारों आंखें फाड़े अक्षरा को देख रहे थे तो अक्षरा कहती, ऐसे क्या देख रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ, जो जैसा होता है उसके साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए। अगर वो अच्छी होती और तुम उसके साथ में बिहेव करते तो मैं तुम्हें सजा देती, और अब वो तुम लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रही है तो तुम उसे सजा दो। अब तलाक तो हुआ नहीं है तुम्हारा तो तुम उसके पास कैसे कर सकते हो, ना कि पति के होते हुए वो किसी और के साथ रह रही है, सारा सामान सब कुछ। और अगर फिर भी तुमसे नहीं होता तो तुम मुझे बता दो, मैं अपने तरीके से हैंडल कर लेती हूँ। अंकित की आंखों में आंसू आ जाते हैं अक्षरा की बात सुनकर। अक्षरा खड़ी होकर अंकित के पास जाकर रहती है, भाई हो तुम, मेरे भाई मानती हूँ और एक रिश्ते से देवर हो मेरे मेरे पति के इतने अच्छे दोस्त, उसके बॉडीगार्ड, सब कुछ हो। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी गलत होता है ना तो उसे सही करने का जिम्मा भी हम लोगों का है, क्योंकि जब हम लोग मुसीबत में होते हैं तो तुम भी तो ढाल बनाकर हमारे आगे खड़े हो जाते हो। तो बताओ कैसे हम तुम लोगों को तुम्हारे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दें। और फिक्र मत करो, उसे लड़की को उसकी सजा मिल चुकी है, क्योंकि तुम्हारे दर्द का इलाज में या आने से पहले ही कर चुकी थी। और जानते हो, अपने हाथों से सजा दिया उसे अपने भाई जोड़ देवर को सताने की। तब मुस्कुराओ और क्लब में जाकर एंजॉय करो, ठीक है। और मैं तुम्हारी जरा बॉस को ठीक कर लेती हूँ। घर पर सब लोग मुस्कुराकर घर से बाहर चले जाते हैं। वहीं वहाँ काम कर रहे सारे सर्वेंट हैरानी से अक्षरा और उन सबको देख रहे थे। हम सबके जाने के बाद अक्षरा सर्वेंट की तरफ देखती है और कहती है, आप सब लोग अच्छे से कम कीजिए, किसी को यहाँ कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और हाँ, आज रात 7 बजे तक सब लोग अपने अपने घर चले जाएगा, क्योंकि 7 बजे के बाद मुझे कोई भी सर्वेंट घर में नहीं चाहिए। सब लोग हाँ बोलकर जल्दी जल्दी अपना काम करने लग जाते हैं, क्योंकि 6 बज चुके थे और 7 बजे उन्हें यहाँ से जाना था। सब लोग जल्दी से काम करके अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब पूरे घर में सिर्फ अक्षरा रह गई थी। अक्षरा कमरे में जाकर अच्छे से तैयार होती हैं और बेड पर बैठकर रजत के आने का वेट करने लगती हैं। रजत का वेट करते करते अक्षरा को नींद आ जाती है, क्योंकि रात के 12 बजे बज चुके थे। रजत घर नहीं आया था। 2 बजे के तकरीबन रजत घर आया। वो बहुत थक चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में और हाथ पैरों में जानी नहीं है। रजत के अंदर आया तो उसे चारों तरफ शांति लगी। उसे लगा वो देर से आया है, इसलिए जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो जब उसने लाइट ऑन की तो उसे बेड पर सोती हुई अक्षर दिखाई दी। वजह दूसरे अक्षरा को देखकर कहने लगा, जानता हूँ फिर से मेरी इमेजिनेशन हो, पास जाऊंगा फिर से गायब हो जाओ। आज मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा, तुम्हें दूर से ही देखूंगा। कम से कम तुम मेरे पास जाने से गायब तो नहीं होगी। और वॉशरूम में चला जाता है। अक्षरा गहरी नींद में बाथरूम से फ्रेश होकर आता है और बेड के दूसरे कोने पर लेटकर अक्षरा की तरफ अपना मुंह पर लेटा है और उसे देखते देखते कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। नींद में अक्षर भी रजत के पास आ जाती है और रजत भी अक्षर के पास चला जाता है। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भारी चैन की नींद सो रहे थे। ऐसी नहीं, शायद दोनों को बहुत अच्छे बाद आई थी, या शायद कुछ महीने बाद दोनों एक दूसरे का साथ पाकर इतनी गहरी नींद में थे कि कब रात से सुबह और सुबह से दोपहर हो के दोनों को ही पता नहीं चल। भाई घर में सब लोग परेशान थे कि इतना रजत कमरे से बाहर आया नहीं। अक्षरा तभी माइकल सबकी तरफ देखकर कहता है, यार वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनको मजे करने दो ना, हम क्यों उनकी पहरेदारी कर रहे हैं, चलो ना घूम कर आते हैं। सब लोगों को माइकल की बात ठीक लगती है तो सब लोग वहां से घूमने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे रजत की नींद खुलने लगते हैं। वो उठकर बैठ जाता है। जब उसकी नज़र सामने घड़ी पर पड़ती है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि दोपहर की 2 बजे बज रहे थे। ये देखकर रजत हैरान रह जाता है कि वो इतनी देर कैसे सो सकता है। तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है, क्योंकि अक्षरा के पूरे चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। रजत अपने पास किसी लड़की को देखकर डर की वजह से बेड से खड़ा हो जाता है और वो खुद के कपड़ों को देखा है। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे उसने अपनी बीवी को धोखा दिया हो।
डर की वजह से रजत की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें बंद हो रही हैं। तभी बेड पर हलचल होने लगती है और रजत की आंखों में नमी आ जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने अपनी सोना को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उसने गौर से अभी अक्षरा को देखा नहीं था, वरना उसे पहचानने में भूल कर जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इस वक्त उसके दिमाग पर उसका डर हावी हो गया था, इसीलिए वो कुछ सोच और समझ ही नहीं पा रहा था। तभी अक्षरा उठकर बैठ जाती है और चारों तरफ अपनी नजर करके कहती है, ये रजत रात में आए नहीं क्या? अक्षरा की आवाज सुनकर रजत हैरानी से बेड की तरफ देखा है और जाकर तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अक्षरा को समझ नहीं आता कि रजत इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन इस वक्त रजत के दिल की धड़कन है बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थी। ऐसा लग रहा था जगत थोड़ी देर और उसे अच्छा की आवाज सुनाई नहीं देती तो उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल जाता। रजत ने अक्षरा को इतनी टाइट पड़ा हुआ था, एक अक्षरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अक्षरा रजत को खुद से दूर करती है और कहती है, ये क्या पागलपन दिखा रहे हो? क्या हो गया है? इतना डरे हुए क्यों हो? रजत अक्षरा के माथे से अपना फोरहेड लगाते हुए कहता है, मैं डर गया था सोना, मुझे लगा कि मेरे बेड पर कोई और लड़की है और मुझे भूल हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें छीन लिया मेरे शरीर से, लेकिन जब तुम्हें देखा ना, कसम से मेरी शान से वापस आ गई है। एलिल अक्षरा रजत को खुद से दूर करती है और कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे पास आई जरूर हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर दिया है। मानो मुझे, उसके बाद मैं तुम्हारी बात मानूंगी। और अभी उठो, मुझे भूख लगी है। ऐसी हालत में तुमसे भूखा रख रही हूँ। तब जाकर रजत को एहसास होता है अब अक्षरा का पेट हल्का हल्का दिखने लगा था। रजत अक्षरा के पेट पर अपने होंठ रखकर अक्षरा के पेट को चूम लेता है और वहां से सीधा नीचे चला जाता है। अक्षरा भी उठकर फ्रेश होने चली जाती है। एलिल रजत नीचे पहुंचता है तो सारे सब्जेक्ट अपने कामों में लगे हुए थे। रजत सब की तरफ देखकर कहता है, लंच रेडी हो गया? एक लेडी आगे आता है, रहती है, जी सर लंच रेडी है। तो ठीक है, तुम डाइनिंग टेबल पर लगाओ, मैं और मेरी वाइफ अभी आते हैं। ओके, और हाँ, जूस जरूर होना चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो मैं उसका डाइट चार्ट तुम लोगों को आज दे दूंगा, तो मेरी सोना के डाइट के हिसाब से ही इस घर में खाना बनेगा। ओके, सब लोग ओके कह देते हैं। तभी रजत ऊपर चला जाता है। एक सर्वेंट दूसरी सर्वेंट से कहती है, देखा हमारे सर अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं, उनके आते ही कर खुश हो गए, वरना तो इस घर में घायल शेर की तरह घूमते रहते थे। वो दूसरे भी हंसते रहती हैं। ये बीवी ऐसी ही होती हैं, जब पास होती है तो उन्हें दूर भगाने का मन करता है और जब दूर होती है तो उनके पास जाने का मन करता है। चलो हम अपना काम करते हैं, नहीं पता चला आज हमारा इस घर में आखिरी दिन हो गया। और सब लोग मुस्कुराते हुए अपने काम में लग जाते हैं। अक्षरा और रजत नीचे आकर अपना लंच करते हैं और उसके बाद दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों बाहर जा रहे थे तभी अचानक उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई था जो रजत और अक्षरा को अपना टारगेट बना रहा था। रजत ने अक्षरा को चारों तरफ से अपनी बाहों में कैद कर लिया था कि अगर कोई गोली लगती भी है तो रजत को लगती अक्षरा और उसके बच्चे को कुछ नहीं होता। वही अक्षरा रजत को अपने सामने से हटाने के लिए बोल रही थी, लेकिन रजत उसके सामने से नहीं हटा। तभी एक गोली जाकर रजत की पीठ में लगती है, लेकिन रजत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं मिलता। तभी दूसरी गोली, तीसरी, चार गोली रजत की पीठ में लगते हैं और रजत वही अक्षरा के सहारे ही जमीन पर गिर जाता है। रजत की ऐसी हालत देखकर अक्षरा की चीख निकल जाती है। जब तक राजा माइकल, अंकित और विराज भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमलावर वहां से भाग चुके थे। माइकल जल्दी से रजत को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और उसके पीछे बाकी बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं। रजत का सर अक्षरा की गोद में रखा हुआ था। अक्षरा बार बार रजत को अपनी आंखें खुली रखने के लिए बोल रही थी, लेकिन रजत कब का बेहोशी की हालत में जा चुका था। अक्षरा का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी तरफ माइकल भी बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा था। उसने आज हर एक सिंगल को तोड़ा था, उसने हर एक रूल को ब्रेक किया था। 2 घंटे का रास्ता उसने आधे घंटे में कंप्लीट करके रजत और अक्षरा को अस्पताल पहुंचा दिया था। माइकल जल्दी से रजत को अस्पताल में एडमिट करता है। तब तक वहां बाकी सभी पहुंच जाते हैं। रजत का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था क्योंकि रजत को 4 गोलियां लगी थी। वहीं बाहर बैठी अक्षर एक तक उसे ऑपरेशन थिएटर को देख रही थी। तभी वह बिना किसी की तरफ देख चारों को बोलता है, मुझे कल सुबह तक हर उसे शख्स की जानकारी चाहिए जो इस हमले में शामिल था, और कल तक वह चाहिए। तुम लोग कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग मुझे कल सुबह प्लेसमेंट में चाहिए। कैसे पता करोगे, क्या करोगे, आई डोंट केयर, बट वह सब सुबह तक वहां होनी चाहिए, वरना तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो।
चारों अपना सर हमें दिला देते हैं लेकिन वो अभी भी वही खड़े थे। अक्षरा उनकी तरफ एक नज़र देखी है। अक्षरा की उन लाल आंखों में देखकर उन चारों की रूह कट जाती है। इतनी गुस्से में अक्षरा को उन्होंने आज दूसरी बार देखा था। पहली बार तब देखा था जब रजत की मौत की खबर उसे तक पहुंची थी, और आज दूसरी बार भी रजत के एक्सीडेंट के बाद ही वो उसे इस हालत में देख रहे थे। उसकी आंखों में उतर आया वह खून, उसकी आंखों में जल रहे वो अंगारे आज किसी की बर्बादी का सबक करने वाले थे। वो चारों तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। अकेली बैठी अक्षर एक तक ऑपरेशन थिएटर को देख रही थी, क्योंकि उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसकी जिंदगी, उसका प्यार, उसका पति, उसके बच्चे का पिता था और एक बूढ़े माँ बाप का सहारा, एक बहन का भाई, जाने कितने ही रिश्ते उसे एक इंसान के साथ जुड़े हुए थे। वही रात से सुबह हो जाती है पर अभी तक कोई भी डॉक्टर अंदर से बाहर नहीं आया था। अक्षरा का सब्र अब धीरे धीरे टूटने लगता है। वो बेसब्र होकर उसे टी के आगे चक्कर लगा रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका रजत उसे इतनी देर कैसे दूर है। तभी अक्षरा देखी है अंदर से डॉक्टर की टीम बाहर आ रही थी। अच्छा, हम डॉक्टर के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। उन डॉक्टर का हेड अक्षरा की तरफ देखकर कहता है, देखिए मिसेस ओबरॉय, हमने मिस्टर ओबरॉय की गोलियां तो निकाल दिए लेकिन अभी भी उनकी हालत क्रिटिकल है, और हम तो यही कहते हैं अगर उन्हें आज शाम तक होश नहीं आया तो वह कोमा में जा सकते हैं, क्योंकि आपने शायद ध्यान नहीं दिया, एक गोली उनके सिर के पीछे भी लगी थी जिसे उनके दिमाग को डैमेज कर दिया है और वह कोमा की कंडीशन में पहुंच गए हैं। अक्षरा को रजत की हालत के बारे में जानकारी देकर सारे डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और रजत को ओटी आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी भी रजत की हालत खतरे से खाली नहीं थी। वहीं अभी भी इस बेंच पर बैठी अक्षरा एक तक आईसीयू को देख रही थी। तभी वहां पर अंकित कर खड़ा हो जाता है और कहता है, भाभी, उन लोगों के बारे में पता चल गया है। वो लोग यहाँ के लोकल गुंडे थे, उन्हें किसी ने हायर किया था भाई को करने के लिए। अक्षरा बिना अंकित की तरफ देख रहती है। वजह क्या थी? क्योंकि बिना किसी दुश्मनी के कोई किसी को मरने नहीं आता। भाभी वजह यहाँ के बिजनेसमैन की बेटी थी। वो सर को एक बिजनेस मीटिंग में मिली थी, तब से वह भाई के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन भाई ने उसे भाव नहीं दिया। एक हफ्ते पहले उसने शादी के लिए प्रपोज किया था और भाई ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था और उसे ये भी बताया था कि वो ऑलरेडी मैरिड है और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। फिर उसने भाई पर नज़र रखना स्टार्ट किया। जब आज आप और भाई एक साथ थे तो वो समझ गई थी कि आप हैं कि वाइफ हो, इसलिए उसने आपको और भाई को करने के लिए ही उन लोगों को भेजा था। उसकी नज़र हर वक्त आपके घर पर थी। वो सब लोग बेसमेंट में पहुंच गए। जी भाभी, सब लोग अपनी जगह पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ बॉडीगार्ड को लगाओ रजत की देखभाल के लिए और तुम मेरे साथ चलो। अंकित अक्षरा के साथ अस्पताल से बाहर चला जाता है। अक्षरा इस वक्त इतनी गुस्से में थी कि इसका एहसास भी उसे खुद नहीं था। आज अक्षरा के गुस्से से अंकित भी डरा हुआ था, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता था जब अक्षरा इतने गुस्से में होती थी। अब 2 महीने बाद अक्षरा को उसने इतने गुस्से में देखा था। जैसे ही अक्षर की कर मेंशन के बाहर आकर रुकती है, अक्षरा कर से बाहर आकर सीधा बेसमेंट की तरफ चली जाती है, क्योंकि इस मेंशन के बारे में रजत ने ही अक्षरा को बताया था। जब वो लोग खाना खा रहे थे तब उसने बेसमेंट के बारे में भी बताया था, इसीलिए अक्षरा को बेसमेंट के बारे में सारी जानकारी थी। जैसे जैसे अक्षरा बेसमेंट के अंदर जा रही थी, अक्षरा का और उतना ही खतरनाक होता जा रहा था। अक्षर जैसे ही वहां बंदे लोगों को देखते हैं, उसकी आंखें गुस्से में जलने लगती है और उसकी आंखों से अंगार बरसने लगता है। अक्षरा अपने हाथ में लिए हंटर को उसे लड़की के पास ले जाकर करने लगती है और कहती है, एक बार जब उसने बोल दिया था कि वह तुझे प्यार नहीं करता तो नहीं करता था, वह तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रजत के साथ ऐसी हरकत करने की और उसे मुझसे दूर करने की। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि जिंदगी को नरक कैसे बनाया जाता है। अक्षरा को इतने गुस्से में देखकर उन चारों के साथ साथ वहाँ खड़े सारे बॉडीगार्ड और सर्वेंट भी डर गए थे। सुबह हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती हुई अक्षरा अब काली माता लग रही थी। अक्षरा का ऐसा रूप देखकर एक बार को वह चारों ही डर कर कहाँ पर थे, क्योंकि अक्षरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसके अंदर एक चलता फिरता डेविल आ गया है। डेविल तो वो थी, लेकिन आज उसकी आंखों में अंगारे चल रहे थे। ये अंगारे अपने रजत को उसे हाल में देखकर और उसकी ऐसी हालत देखकर आए थे। वो इस वक्त ये भी भूल चुकी थी कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अक्षरा जाकर जब उन सबके सामने खड़ी होती है तो इस वक्त उसकी आंखें और उसका और देखकर वो सब लोग ही डर के काम जाते हैं। तभी अक्षरा की नज़र सबसे पहले उसे लड़की पर पड़ती है, जिसकी वजह से आज उसका रजत उसे हालत में था।
अक्षरा जाकर उसे लड़की के पास खड़ी हो जाती है और कहती है क्योंकि या तुमने ये सब क्या मिला, तुम्हें मेरे रजत को इस हालत में पहुंचकर क्या मिला, मुझे मेरे पति को दूर करके। जब वो लड़की अपने सामने खड़ी अक्षरा को देखते हैं तो उसकी आंखों में जलन और नफरत के भाव आ जाते हैं। अक्षरा उसकी तरफ देखकर कहती है, अगर यह बात तुम्हें मुझ पर किया होता ना तो मैं तुम्हें माफ भी कर देती, लेकिन ये बात तुमने मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरे पति पर किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो लड़की अक्षरा की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिला, तुम्हें कैसे तुम्हारी मोहब्बत के साथ जीने देती। अक्षरा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, यह मोहब्बत नहीं थी, यह सिर्फ अट्रैक्शन था कि अगर वो तुम्हें नहीं मिला तो वो किसी और को भी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा पति कोई चीज़ नहीं है कि अगर किसी को पसंद आ गया तो उसने अपने पास रख दिया। वह अक्षरा रजत ओबरॉय का पति है और दुनिया और करोड़ों में एक तुम जैसी ना जाने कितनी ही आज तक उसकी जिंदगी में आएंगे और कहीं, लेकिन उसका दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का। अक्षरा उसे लड़की की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें सजा तो मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी में कभी दोबारा किसी के पति की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाओगी। वो अंकित की तरफ देकर कहती है, अंकित जो सामान मैंने बोला था वह लेकर आओ। अंकित अक्षरा के हाथों में वह सामान पड़ा देता है। वो एक ड्रिल मशीन थी। अक्षरा उसे ड्रिल मशीन को लेकर उसे लड़की के पास आती है और उसके हाथों में, पैरों में, हर जगह उसे ड्रिल मशीन को गुस्सा रही थी। अक्षरा का पूरा चेहरा खून से लटपट हो गया था और वह बहुत भयानक लग रही थी। एक बार को उसे देखकर माइकल भी डर गया था, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक था। अक्षरा उसे लड़की के पूरे जिस्म ड्रिल मशीन से जगह जगह निशान कर रही थी और उसे इस कदर तड़पा रही थी कि वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रही थी। लेकिन अक्षरा को उसे पर कोई दया नहीं आ रही थी। उसके सामने बार बार रजत का खून से सनावद उड़ा रहा था और उसकी नफरत और उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। उसे लड़की की सांस है तो कब की बंद हो चुकी थी, लेकिन अक्षरा का गुस्सा अभी भी काम नहीं हुआ था। तभी अंकित पीछे से आकर अक्षरा के कंधे पर हाथ रखना और कहता है, भाभी अपने लिए ना सही काम से कम अपने आने वाले बच्चों के लिए खुद को संभाल लीजिए, खुद के गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए। अंकित का इतना ही कहना था कि अक्षरा का गुस्सा पल में शांत हो गया और वह झील की तरह शांत हो गई थी। लेकिन तभी उसकी नज़र को हमलावरों पर पड़ी और उसका गुस्सा एक बार फिर बढ़ गया। तभी माइकल आकर कहता है, इनको सजा हम दे देंगे और ऐसी भयानक सजा देंगे कि जिंदगी में कभी भी दूसरा जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। सिर्फ आप इस वक्त अपना और सर का ख्याल रखिए। जाकर विराज आगे आता है और कहता है, चलिए भाभी पहले आप खुद को साफ कीजिए, इस गंदे खून से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, एक नज़र उन सब की तरफ देखती है। उन सब लोगों का हालत सूख जाता है क्योंकि अक्षरा इस वक्त बहुत भयानक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून की होली खेली हो उसने। अक्षरा एक नज़र उन सबको देखकर फिर माइकल से कहती है, इन लोगों को इतनी भयंकर सजा देना कि उनकी चीज़ों से ही पूरा जंगल पहुंच जाना चाहिए और इन सब की वीडियो बनाकर मुझे भेजना। अगर उनकी खातिरदारी में ज़रा सी भी कमी हुई ना तो मैं तुम लोगों की वह खातिरदारी करूंगी कि ज़िंदगी में कभी किसी लायक नहीं रहोगे। उससे मैं ये सब कुछ कहकर अक्षरा वहाँ से चली जाती है। अक्षरा बेसमेंट से निकलकर सीधा हॉल में पहुँचती है। वहाँ काम कर रहे हैं सर्वेंट जब अक्षरा को इस हालत में देखते हैं तो सब 4 कदम पीछे हट जाते हैं क्योंकि अक्षरा इस वक्त सच में बहुत भयानक लग रही थी और उसकी वह लाल आंखें सबको डराने के लिए काफ़ी थी। अक्षरा वहां से सीधे अपने कमरे में जाती है और खुद को बाथरूम में बंद करके सबर के नीचे खड़े होकर एक तक दीवार को देखते हुए कहती है, नहीं अक्षरा, तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो। एक छोटा सा एक हादसा तुम्हारी ज़िंदगी खत्म कर दे या तुम्हें इतना मजबूत करते कि कोई भी तुम्हारे पसंद को नहीं मिल सकता। तुम अक्षरा रजत ओबरॉय हो। अक्षरा सबर लेकर कमरे में आती है और अपने कपड़े पहनकर वहां से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जब अक्षरा हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखी है वहां सारे गार्ड की जगह खड़े थे। अक्षरा जब आईसीयू में से रजत को देखते हैं एक बार फिर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। डॉक्टर जाकर अक्षरा से कहते हैं, मैसेज ओबरॉय, मिस्टर ओबरॉय कोमा में जा चुके हैं, उन्हें कब हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। एक दिन, एक महीना, एक साल या फिर जिंदगी में कभी भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या अपना अस्पताल में रखना चाहती हैं या उन्हें घर ले जाना चाहती हैं। तभी उसे अस्पताल में अचानक से बहुत सारे लोग इंटर करते हैं। जब अक्षरा उधर देखते हैं तो सात्विक, आस्था, मिस्टर और मिसेस ओबरॉय, मिस्टर एंड मिसेज प्रताप, अगस्त, आरोही, सब लोग वहां आए हुए थे। सब लोगों को अपने सामने देखकर भी अक्षरा की आंखों में एक पूर्ण आंसू नहीं आता। उसने इतना कठोर बना लिया था कि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगर उसकी आंखों में कुछ था तो वह था सिर्फ खालीपन नजर आ रहा था। उसकी आंखों में आस्था अक्षरा के गले लग जाती है तो अक्षरा आज तक कैसे लाकर कहती है, रजत कोमा में जा चुके हैं, उन्हें होश कब आएगा।
अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, आप लोग परेशान मत होइए, मैं हूं ना आप लोगों के साथ। और आप सब लोग थक गए होंगे, आप लोग घर जाओ, मैं कल सुबह रजत को घर पर ही शिफ्ट करवा दूंगी। आज अपने कमरे को अस्पताल के रूम में बदलने में टाइम लगेगा, मैं अंकित को बोल दिया है। आप सब लोग घर जाकर आराम करिए, सर्वेंट ने खाना बना दिया होगा। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही नैना पर पड़ती है। नैना, दक्ष और उसकी फैमिली भी वहां आ चुके थे। नैना जाकर अक्षरा के गले लग जाती है। अक्षरा नैना को खुद से दूर करती और कहती है, इतनी कमजोर नहीं है तुम्हारी दोस्त, नैना की छोटे से वार से कमजोर पड़ जाए यह अक्षर तूफान को भी अपने अंदर समेट सकती है, फिक्र मत करो सब ठीक है। तभी सलोनी आगे आता है और कहती है, भाभी इतना कठोर बनने की जरूरत नहीं है, अगर अपने आंसुओं को बह जान दोगी ना तो आपके अंदर का दर्द कम हो जाएगा। नैना और सलोनी, अगर आज मैं कमजोर पड़ गई ना तो ये सब लोग ढूंढ कर बिखर जाएंगे, इसलिए मुझे कमजोर नहीं पड़ना है अपने परिवार के लिए। अभी मैसेज ओबरोय अक्षरा के पास आती है और उसके गले लग जाती है और कहती है, मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उनके साथ ये सब किया? माँ, इसमें रजत की गलती नहीं थी, उन्हें मुझ अपनी वफादारी निभाने की सजा मिली है। अक्षरा की आंखों में भी नमी उतर आई थी। मिस्टर और मिसेस ओबरोय बहुत रो रही थी, आखिर उनका इकलौता बेटा था जो आज इस हालत में है। अक्षरा उन दोनों को अपने गले लगा लेती है और कहती है, आपका बेटा गहरी नींद में है तो क्या हुआ, आपकी बेटी तो आपके साथ है ना, और मैं हर हाल में आप दोनों के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, आप फिक्र मत करो। देखी, मैंने खुद को उम्मीद दी हुई है ना कि रजत एक में एक दिन ठीक होकर हम सबके पास आएगा, तो मेरी उम्मीद पर ही थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए। अचानक से मैसेज ओबरोय बेहोश होकर गिर जाती हैं और सब लोग डर जाते हैं। तभी उनके दोस्त से गोदी उठाकर दूसरे वार्ड में जाकर लेट देता है और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहता है, उन्हें किसी बात का सदमा लगा है, इसीलिए उनका बीपी बहुत लो हो गया था और हमको चक्कर आ गए थे ये सबका के डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अक्षर सब की तरफ देखती है और कहती है, आप सब लोग घर जाइए, जैसे भी मन की तबीयत खराब हो गई किसी और की भी हो सकती है ना, तो आप सब लोग घर जाकर आराम करो, मैं कल सुबह माँ और रजत दोनों को अपने साथ ले आऊंगी। सब लोग वहां से रजत के मेंशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन नैना, दक्ष और सलोनी अभी भी वहीं मौजूद थे। अक्षर नैना और सलोनी की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों भी जाओ ना, दुनिया क्या कर रही हो। नैना अक्षरा के पास आती है और कहती है, अब तो सब लोग चले गए ना, अब तो तू कमजोर पड़ सकती है क्योंकि तेरी दोस्त है तुझे संभालने के लिए। नैना का इतना ही कहना था कि अक्षर उसके गले लगाकर रोने लगती है। आज अक्षरा की चीखों में उसका दर्द बयां हो रहा था। 1 घंटे तक अक्षरा नैना के गले लगाकर इसी तरह रोती रहती है। सलोनी पीछे से नैना और अक्षरा को अपने गले लगाकर कहती है, आप दोनों मेरी भाभी नहीं मेरी दोस्त हो और मैं अपने दोस्तों को इस तरह टूटकर बिखरते हुए नहीं देख सकती। आप फिक्र मत करो, रजत भाई की गुनहगारों को सजा मिलेगी। अक्षरा अब थोड़ा संभाल चुकी थी, इसीलिए वो उठकर खड़ी हो जाती है और बिना सलोनी की तरफ देखकर कहती है, उन लोगों को उनके अंजाम तक मैं पहले ही पहुंच चुकी हूँ और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था उसे भी, लेकिन अब बस इंतजार है इस बात का कि कब मेरा रजत होश में आएगा और मेरा ख्याल रखेगा। दक्ष अक्षरा के पास आता है और कहता है, मैं नहीं जानता भाभी कि मैं इस वक्त आपको क्या बोलूं, क्योंकि मेरा कुछ भी बोलना आपके जख्मों का मरहम नहीं बन सकता, लेकिन मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, खुद को इतना कठोर और इतना मजबूत बना लीजिए क्योंकि आपको रजत की जगह लेनी है। ऑफिस में, घर में, हर जगह आपको रजत की जगह लेकर आपको अपना घर परिवार और ओबरोय इंडस्ट्रीज संभाल ली है, वरना रजत की सारी मेहनत को मिट्टी में मिलते हुए देर नहीं लगेगी। अगर मीडिया में रजत के कोमा में जाने की न्यूज़ बाहर आ गई तो आप नहीं जानते सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएंगे एक साथ। अक्षरा दक्ष की तरफ देखकर कहती है, मैं जानती हूँ दक्ष आप क्या कहना चाहते हो और आप फिक्र मत करो, हर हाल में मैं अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी हूँ और अक्षरा के होते हुए कोई भी रजत की किसी चीज को पर बात नहीं कर सकता, वरना मैं सबकी जिंदगी में आग लगा दूंगी क्योंकि मेरे गुस्से को और मेरी नफरत को अभी तक कोई जान नहीं पाया है। अक्षरा के बहुत जिद करने पर दक्ष नैना और सलोनी को लेकर घर चला जाता है। वहीं इस वक्त पूरे फ्लो पर अक्षर अकेली बैठी हुई थी और आईसीयू की तरफ देख रही थी। तभी उसके पास एक काले कपड़ों में पहना हुआ आदमी आकर बैठ जाता है और कहता है, आगे का क्या प्लान है। अक्षरा बिना उसकी तरफ देखे, रजत के एक एक दुश्मन को बेसमेंट में लाकर बंद करो क्योंकि अब मैं किसी को भी कोई मौका नहीं दे सकती कि वह मेरे परिवार पर उंगली भी उठा सके या उनके खिलाफ खड़े होकर किसी को कोई भी नुकसान पहुंचा सके।
मैं कल कपड़ों में बैठा आदमी अक्षरा के सर पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे नहीं पता था नाजुक सी लड़की आज कितनी कठोर बना चुकी है कि अपने आंसुओं को अपने अंदर ही दर्द करके बैठी है। अक्षरा खड़ी होकर आईसीयू में लेते रजत की तरफ देखकर कहती है, मोहब्बत ऐसी ही चीज होती है जो अच्छा को बदल कर रख देती है। फिर अक्षरा क्या चीज है? अगस्त के साथ जो लड़की रहती थी वो एक कमजोर थी, लेकिन रजत के साथ जो लड़की रह रही है उसे रजत ने इतना मजबूत बना दिया है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। मास्क लगाए बैठा के आदमी अक्षरा के सर पर हाथ रखकर कहता है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े, कभी भी किसी मोड़ पर किसी जगह पर, तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी। भले ही मैं तुमसे कितना भी दूर हूँ, सिर्फ एक बार मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। अगली सुबह अक्षरा रजत और श्रीमती ओबरॉय को लेकर इंडिया के लिए निकल जाती है, क्योंकि वो यहाँ नहीं रह सकती थी। उसका बिजनेस, उसका घर, सब कुछ इंडिया में था, इसीलिए उसने डॉक्टर की एक टीम अपने साथ ले ली थी और वो रजत को लेकर इंडिया आ गई थी। इंडिया पहुँचने के बाद अक्षरा अपने कमरे में ही रजत के सारे जरूरी सामान और सारी मशीन लगवाकर रजत को वहीं शिफ्ट कर देती है। अक्षरा को इस तरह देखकर सब लोग परेशान थे, क्योंकि सब लोग जानते थे कि अक्षरा रजत से कितना प्यार करती है और रजत अक्षर से कितना प्यार करता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के पास होकर भी एक दूसरे के साथ नहीं। अक्षरा सबके सामने तो बहुत कठोर और बहादुर बनती थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे में आती थी रजत के सामने टूटकर बिखर जाती थी। उसकी आंखों के आंसू रुकते नहीं थे। रजत के सामने वह अपना सारा दुख, अपना सारा दर्द बयां करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि शायद कभी तो उसके दर्द से रजत को तकलीफ होगी, कभी तो उसके दर्द को बर्दाश्त करने की रजत की सीमा खत्म हो जाएगी और वह होश में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। देखते ही देखते 5 साल बीत गए थे। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। हमेशा हंसती मुस्कुराती अक्षरा अब एकदम कठोर बन गई थी। उसे पर किसी की बातों का, किसी की दया का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने खुद को इतना कठोर और इतना मजबूत बना लिया था कि अब उसका खुद का परिवार उससे बात करने से पहले 10 बार सोचता था। अक्षरा की ऐसी हालत किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन सब जानते थे अगर रजत ठीक हो जाएगा तो अक्षरा भी पहले की तरह हो जाएगी, वरना यह अक्षरा किसी को पसंद नहीं थी। बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर किसी को भी सजाते देना, किसी को भी ऑफिस से निकाल देना, यह अक्षर का काम था। अब ओबरॉय इंडस्ट्रीज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई थी। अक्षरा की मेहनत और लगन ने ओबरा इंडस्ट्रीज को इस मुकाम पर पहुंचा दिया था, लेकिन वो अपनों से दूर हो गई थी। अपने बेटे पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। रजत और अक्षरा का बेटा था और वो अपनी माँ के प्यार के लिए तड़पता था, लेकिन अक्षरा के पास टाइम ही नहीं था अपने बेटे के लिए। सुबह जल्दी ऑफिस जल्दी चले जाना, रात को देर से लौट कर आना, और जो वक्त उसके पास था वह सारा वक्त वह रजत के साथ बताती थी। वह भूल ही गई थी कि इस दुनिया में उसका एक बेटा भी है जिसे अपने माँ और पिता के प्यार की जरूरत है। लेकिन उसका पिता बेहोशी की हालत में लेटा था और उसकी माँ अपने फर्ज निभाने में लगी हुई थी, लेकिन अपने बेटे की तरफ के सारे फर्ज बहुत शायद भूल चुकी थी। और पूरे परिवार में अब किसी की हिम्मत नहीं रही थी कि कोई अक्षरा को ये भी कह सके कि वो ये गलत कर रही है, क्योंकि उसका स्वभाव इतना ठंडा हो गया था कि उससे बात करने से पहले भी इंसान सोचना पड़ता था। लेकिन वह मासूम बच्चा, वह तो यही नहीं समझता था, ना उसे तो अपने माँ के प्यार की जरूरत थी, लेकिन वह बिना अपने माँ बाप के प्यार के पल रहा था। रजत अक्षरा के प्यार की निशानी आज उन्हीं के प्यार के बिना तड़प रही थी और इस बात का एहसास दोनों को ही नहीं था। अक्षरा अपने ऑफिस में बैठी एक मीटिंग अटेंड कर रही थी, तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है और कहता है, और बताइए अक्षरा जी, क्या हाल चाल है आपके? अक्षरा एक नज़र उसे देखकर अपने काम में लग जाती है। तभी वो लड़का अक्षरा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, 3 साल हो गए तुम्हें अपने प्यार का इजहार करते करते, तुम क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्यों तुम हमेशा मेरे साथ इतना रूड बिहेव करती हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार समझ क्यों नहीं आता यार? अक्षरा को अब गुस्सा आ जाता है उसे लड़के के हाथ पकड़ने से। वो एकदम से कुर्सी पे से उठकर उसे टेबल पर एक लात मारती है और वो कांच की टेबल टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। अक्षरा को इतना गुस्सा करते हुए देखा वो लड़का 4 कदम पीछे हट जाता है और कहता है, अक्षरा प्लीज कम डाउन यार, मैं तुमसे सवाल पूछा था, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? अक्षरा गुस्से में उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहती है, आज तुमने बोल दिया, लेकिन आज के बाद अगर मुझे ये बकवास बातें की ना तो जान से मार दूंगी। विकास में तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारी बकवास सुनती रहती हूँ। मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी की सच्चाई बताती हूँ। मेरा पूरा नाम अक्षरा रजत ओबरॉय है। मैं मशहूर बिजनेस टाइकून रजत ओबरॉय की बीवी हूँ, और जाना चाहते तो सुनो, मैं रजत के बेटे की माँ हूँ। मैं ये कंपनी इसलिए संभाल रही हूँ क्योंकि रजत अभी आउट ऑफ इंडिया है। वो जब वापस आ जाएंगे तो मैं फिर से अपना परिवार संभालने लगूंगी।
विकास हैरानी से अक्षरा को देख रहा था। अक्षर उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहती है, आज तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए ना। मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी के घर की इज्जत हूँ। आज के बाद अगर मुझे ये प्यार व्यार की बकवास बातें तुमने मुझसे कहा, अगर दोबारा ये बकवास करना तो तुम्हें करने में मुझे 2 पल नहीं लगेंगे। विकास अक्षरा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे की माँ हो। मेहनत तो मैं कभी तुम्हारे पति के साथ नहीं देखा, मैंने तुम्हें कभी अपने बच्चों के साथ नहीं देखा। तुम दिन भर ऑफिस में रहती हो, लेट नाइट घर जाती हो, सुबह मॉर्निंग में जल्दी ऑफिस आ जाती हो, तो तुम अपने पति और अपने बच्चों को टाइम देती कब हो? देखो अक्षर, झूठ बोलना तो ऐसा बोलो कि तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत ना पड़े, समझी तुम? और हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, ये लिखकर ले लो मुझसे। अक्षरा विकास की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें विश्वास नहीं है ना कि मैं शादीशुदा हूँ? ठीक है, आओ मेरे साथ। विकास का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस में बने कमरे में ले जाती हैं, जहां अक्षरा और रजत की ढेर सारी तस्वीर लगी हुई थी, उनकी शादी की, उनकी एनिवर्सरी की और उसे दिन की जिस दिन अक्षरा प्रेग्नेंट थी और रजत ने वो आखिरी फोटो ली थी। वह सारी फोटो देखकर विकास की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अक्षरा उन तस्वीर की तरफ पॉइंट करके कहती है, ये है मेरी दुनिया, ये है मेरी हकीकत, समझे तुम? और आज के बाद कभी भी मुझसे मिलने की, ये बात करने की या मेरे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि मैं किसी को खुद को साबित नहीं करना चाहती। विकास हैरानी से अक्षरा की तरफ देखकर कहता है, इसका मतलब तो यही है ना कि रजत में छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास चला गया है? तभी तो वो 3 साल से तुमसे दूर है। मैं 3 साल से उसे तुम्हारे साथ नहीं देखा। अरे कभी तो ऐसा वक्त आया होगा जब वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे पास होगा। अब अक्षरा का गुस्सा उसकी हद पार कर गया था। अच्छा, विकास का हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हें रजत से मिलना है ना? चलो मैं मिलवाती हूँ आज तुम्हें रजत से। अक्षरा रजत का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ऑफिस से बाहर ले जाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को ओबोरई मैंशन की तरफ मोड़ देती है। अभी दोपहर के 2 बजे थे, इसीलिए सब लोग लंच कर रहे थे। अचानक इतनी तेज गाड़ी रुकने की आवाज सुनकर सब लोग डर जाते हैं और सबको पता चल गया था कि आज अक्षरा गुस्से में है। उसका 5 साल का बेटा अपनी दादी के पैरों से चिपक जाता है, क्योंकि जब भी अक्षरा उससे बात करती थी हमेशा उसे डरती थी, इसीलिए वो बच्चा भी अपनी माँ से डरने लगा था। अक्षर विकास का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले जाती है और घर के बाकी मेंबर भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अक्षरा कमरे का दरवाजा एक झटके में खोलकर उसे अपने कमरे में लाकर सामने बेड पर लेते रजत को दिखाकर रहती है, ये है मेरा रजत, एक्सीडेंट हुआ था 5 साल पहले, कोमा में है, कब होश आएगा नहीं जानती। तुम्हें क्या लगता है अगर मेरा पति मेरे साथ नहीं है तुम्हें किसी के साथ भी रिश्ता रख लूं, किसी से भी शादी कर लूं? ऐसा तो नहीं होता है। अक्षरा रजत की जिंदगी है और रजत अक्षरा की जिंदगी। अगर इसकी सांसें बंद हुई ना तो मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ विकास, रजत के होश में आने का मैं इंतजार कर रही हूँ, अपनी नॉर्मल लाइफ जीने का। जहाँ मैं थी रजत था, हमारा ढेर सारा प्यार था, लेकिन किसी की नज़र लग गई हमारी मोहब्बत को, और देखो 5 साल से बिस्तर पर लेते हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अक्षरा घूमकर मैसेज ओबरॉय की तरफ देखती है और उनके पास खड़े अपने बेटे को देखकर उनके पास जाकर उसे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे विकास के सामने खड़ा कर देती और कहती है, ये मेरा बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ, मेरा बेटा, मेरे और रजत की मोहब्बत की निशानी, रजत का सपना, मेरी ख्वाहिश, मेरा खुद का बेटा, मेरा शुभ, मेरी तो मेरे रजत का सब कुछ है। ये जानते हो मैं इतनी मेहनत किस लिए, इस परिवार के लिए तो कर रही हूँ, वरना मुझे भी मन करता है कि मैं बेटे के साथ वक्त बिताऊँ, उसके साथ खेलूँ, उसे घुमाने ले जाऊँ। मेरा बेटा मुझे देखकर डरता है, क्योंकि मैं अपने गुस्से में उस पर गुस्सा करती हूँ। देखो अभी भी कैसे कहाँ पर आए मेरे पास खड़ा होकर। अक्षरा घूमकर रजत की तरफ देखती और कहती है, कब तक मुझे आजमाइश में डालते रहोगे रजत, कब तक? आज विकास ने मुझे प्रपोज किया है, कल किसी और ने किया था, परसों किसी और ने किया था, मैं कब तक सब लोगों को जवाब देतू फिरूंगी? तुम क्यों होश में नहीं आते? इतना बड़ा गुनाह क्या हुआ था मुझे? मैं तुमसे नाराज सिर्फ 1 महीने रही थी और तुम 5 साल से सो रही हो। अब तो उठ जाओ यार, संभालो मुझे, मैं टूट उससे पहले प्लीज संभालो मुझे, क्योंकि अब मैं अंदर से बिखरने लगी हूँ, टूटने लगी हूँ। मैं कोई मेरे मन की बात नहीं जानता, मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती। एक तुम थे जो मेरे बिना कहे सब कुछ समझ जाते थे, और तुम तो इतनी गहरी नींद में हो कि मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ कुछ तुम्हें समझ ही नहीं आता। रजत संभालो मुझे, अगर मैं टूट कर बिखर गई ना तो तुम होश में भी आ जाओगे, तभी तो मुझे समेट नहीं पाओगे। अक्षरा सब
की तरफ घूम कर कहती है, सब लोग जो यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो 5 साल का बच्चा अभी भी अपनी माँ के पास खड़ा था। जब अक्षरा उसकी तरफ देखती है तो वह अपना सर नीचे करके कहता है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं ना, आप मुझ पर चिल्लाना चाहती है, ना चिल्लाओ, मुझे दांतों, लेकिन मैं आपको रोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता। शो पास में आता है और अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अक्षरा के गालों पर बिखरे उन आंसुओं को पहुँचने लगता है। अक्षरा सुख को अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से चिपका लेती है और रोने लगती है। 5 साल में पहली बार अक्षरा ने शुभ को अपने गले लगाया था, उसे अपनी बाहों में भरा था, वरना जन्म के बाद उसने कभी उसे अपनी गोद में नहीं उठाया था। वो तुरंत जन्म देने के बाद अपने फर्ज निभाने में लग गई थी। बहू का, बेटी का, पत्नी का हर फर्ज उसने निभाए थे, लेकिन इस समय वह माँ का फर्ज निभाना भूल गई थी। आज विकास की बातों ने उसके अंदर की ममता कुछ कर रख दिया था। अक्षरा शुभ को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, अपनी माँ को माफ कर दो बेटा, माँ ने आपके लिए टाइम नहीं निकला कभी, आज जाकर मुझे एहसास हुआ है मेरे बेटे को भी तो अपनी माँ की जरूरत है। शुभ अक्षरा के चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में भर लेता है और कहता है, मन में जानता हूँ आपको बहुत सारा काम करना होता है ना, क्योंकि पापा सो रहे हैं, जब पापा जाग जाएंगे तो आपका सारा वक्त मेरा होगा। दादी कहती है कि मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, वर्ल्ड की बेस्ट मामा है। जैसे आप वर्ल्ड की बेस्ट बेटी हो ना, वैसे ही आप मेरे लिए मेरी वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो। अक्षरा प्यार से चुप के माथे को चूमकर उसे अपने सीने से चिपका लेती है। पूरा दिन वो शुभ के साथ बातें करती है, उसके साथ खेलती है, उसकी हॉबीज पूछता है, सब कुछ पूछता है उसे। और जब सर्वेंट खाना खाने के लिए शुभ को बुलाने आती है तो वो शुभ का खाना अपने कमरे में ही मंगा कर उसे खिला देती है। रात हो गई थी, लेकिन शुभ अभी भी अक्षरा और रजत के कमरे में था। सारे घर वाले परेशान थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अक्षरा के कमरे में जा सके। डिनर का वक्त हो गया था, सब लोग अक्षरा के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। अक्षरा शुभ को अपनी गोदी में उठाई नीचे आ रही थी और शुभ उसे कुछ कह रहा था और अक्षरा मुस्कुरा रही थी। इस सीन को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उसे मासूम बच्चे को उसकी मां का प्यार मिल गया था, यही उसे बच्चों के लिए सबसे बड़ी दौलत थी। अक्षरा जाकर सीट पर बैठ जाती है और खाना सर्व करके पहले अपने हाथों से सुख को खिलाता है, फिर खुद खाने लगती है और सबकी तरफ बिना देखे रहती है। इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, भले ही मैं 5 सालों में बदल गई हूँ, लेकिन मेरे अंदर आज भी वही नटखट और चुलबुली सी लड़की मौजूद है। अक्षरा के हाथ को पकड़कर कहता है, मॉम आज मैं आपके साथ सोऊंगा और मुझे ना रात में आपसे ना स्टोरी भी सुनाई है आपकी और पापा की। दादी बताती है, बचपन में आपके और पापा की बहुत लड़ाई होती थी, मुझे वो सारी बातें जाननी है आपके और पापा के बारे में। मम्मी पापा कब नींद से जागेंगे, मुझे पापा के साथ खेलना है, जैसे बाकी बच्चे अपने मम्मी और पापा के पास स्कूल जाते हैं ना, वैसे मुझे भी आप दोनों के साथ स्कूल जाना है। जब पेटीएम मीटिंग होती है ना मम्मी, सब बच्चों के पापा मम्मी आते हैं, लेकिन मेरे तो दादा दादी जाते हैं। सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि मेरे पास मम्मी पापा नहीं है। अपने बेटे के मासूम दर्द को सुनकर अक्षरा की आंखें नम हो जाती हैं और वो शुभ को अपने सीने से लगाकर रहती है। आज के बाद तुम्हारी हर पॉइंट में तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ जाएगी और आज से मामा तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएगी और दादी तुम्हें दिन में लेने आएंगे। ओके। शुभ खुश होकर अक्षरा के गाल पर किस कर देता है और कहता है, मैं जल्दी से अपने नाइट ड्रेस पहन कर आता हूँ, उसके बाद मैं आपके और पापा के साथ सोऊंगा। अक्षरा सुख के माथे को चुनकर रहती है। ओके मेरा बच्चा। सुबह जल्दी से अच्छा के गाल पर किस कर अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। आज उन दोनों को इतना खुश देखकर सब लोग खुश थे। इन खुशियों में कुछ कमी थी तो वो थी रजत की। 5 साल हो गए थे, उसकी माँ भी तो तड़प रही थी अपने बच्चों को अपने सीने से लगाने के लिए। उसके पिता वक्त से पहले बूढ़े हो गए थे, क्योंकि उनका जवान बेटा इस तरह लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अक्षरा मिस्टर और मिसेस ओबरॉय के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर देना माँ पापा, मैं अपने दर्द में इतनी उलझ गई थी कि मैं आप दोनों का दर्द समझ ही नहीं पाई कि वह मेरा पति था तो क्या हुआ, आपका भी तो बेटा था, वह मुझसे ज्यादा रिश्ता था आपका उसके साथ, लेकिन आप फिक्र मत करो, आज से आपकी यह बेटी आप दोनों के साथ अपना पूरा वक्त बिताएगी। टू बी कंटिन्यूड।